नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल प्रताप। आज हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से प्रारंभ होता है और 1947 तक चलता है, यानी कि आज़ादी तक। ठीक। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। तो इस समय अवधि के बीच में जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक। इसमें पहला बिंदु है, ये देखते हैं पहला बिंदु क्या है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, यानी कि रिटायर हो चुके थे। उन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला बिंदु है, आगे देखते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश्वर बनर्जी ने की। अगला बिंदु है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो 1885 से 20 वर्ष यानी कि 1905। ठीक। इतने समय तक 20 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादी गुट का प्रभाव था, मतलब उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। अब उदारवादियों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? उदारवादियों के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, और मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक के चरण को नव राष्ट्रवाद गर्मपंथियों का उदय काल माना जाता है। 1905 से 1919 तक की समय अवधि को नव राष्ट्रवाद या गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। ठीक। ये दोनों बिंदु क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं के में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये चार नेता जो थे वो गर्मपंथी दल के प्रमुख नेता थे। ठीक। जिनमें से लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जाने जाते थे। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बंगाल का विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, इसके बाद प्रमुख घटना होती है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक। तो भारत में या बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब वे दो भाग कौन से थे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ये रहा।
दोस्तों ये जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के इर्द गिर्द के ये जो राज्य हैं ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। अब इन्हीं को, इसी पूरे बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ से एक बाउंड्री लाइन डाल दी। ठीक है, यहाँ से बाउंड्री लाइन डाल दी 1905 में। तो ये भाग पूर्वी बंगाल कहा जाने लगा और ये भाग पश्चिमी बंगाल कहा जाने लगा। पूर्वी बंगाल में, जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जो पश्चिम बंगाल था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक, और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए ही, मतभेद करने के लिए ही लॉर्ड कर्जन ने ये काम किया था, बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, तो आपने देख लिया। चलिए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। बंगाल का विभाजन हो गया 1905 ईस्वी में। कौन कौन से राज्य थे? बिहार, ठीक है, कौन कौन से थे? बिहार था, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम में आते थे, पश्चिम बंगाल में। और पूरब में क्या था? पूरब में क्या था? पूरब में था असम आपका था, बांग्लादेश था और असम के इर्द गिर्द के कुछ राज्य थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला बिंदु है स्वदेशी व स्वराज की मांग। ठीक, स्वदेशी व स्वराज। लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की। लाल बाल पाल, ठीक है, ये गर्मपंथी नेता थे, और अरविंद घोष, ठीक, इनके प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की। स्वदेशी की मांग 1905 में और स्वराज की मांग 1906 में की। ठीक, आइए देखते हैं, नीचे दिया हुआ है 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग की। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग की। फिर 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग की। ओके, अगली प्रमुख घटना है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। आइए इसको पढ़ लेते हैं पहले। मुस्लिम लीग, इसके संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। मुस्लिम लीग की स्थापना में ये 3 लोग प्रमुख थे जिन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब इनका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। ठीक है, इनका प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा की भावना उत्पन्न करना, निष्ठा बढ़ाना। और क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए। पहला क्या था कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ा रहे थे, निष्ठा बढ़ाना।
और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा प्रमुख उद्देश्य था कि मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति घृणा उत्पन्न करना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले आगा खां महोदय 1 अक्टूबर 1906 को 36 मुसलमानों के साथ शिमला गए हुए थे लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले। उसके बाद उनसे मिलकर आए। फिर दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से गर्मपंथियों व नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। विवाद का केंद्र रासबिहारी घोष थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। अब हुआ ये कि 1907 में जो सूरत में अधिवेशन होने वाला था, उसमें कुछ लोग चाहते थे कि रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए और कुछ लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। तो जो लाला लाजपत राय को चाहने वाले थे कि वो अध्यक्ष बने इस अधिवेशन के, वो गर्मपंथी दल के लोग थे। और जो रासबिहारी घोष को चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने इस अधिवेशन का, सूरत अधिवेशन का, वो नरमपंथी दल के थे। तो अंततः रासबिहारी घोष को ही इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हुआ नरमपंथियों का, गर्मपंथियों का, एक भाग हुआ नरमपंथियों का। इसके बाद प्रमुख घटना थी दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। अब इसमें हुआ क्या, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, अब दिल्ली दरबार में 2 चीज़ों की घोषणा की गई। एक था कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा, दूसरा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ये 2 घोषणाएं हुई थी। ठीक, और इस दरबार में किसका स्वागत किया गया, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुख्य बिंदु है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में लखनऊ का समझौता हुआ था। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। मतलब वो उनसे कुपित हो गए, अंग्रेजों से। 1916 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता
मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार की। अब 1916 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय सेना ने भी उसमें भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन और तुर्क के बीच में जो भी हुआ, तो मुसलमानों के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया अंग्रेज़ों ने, उस बात से कुपित होकर भारत के मुसलमान उनके खिलाफ हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो उनके प्रति निष्ठावान थे, और वो क्या हुए, उनसे खिलाफत कर बैठे, उनके खिलाफ हो गए। ठीक है। अब जब उनके खिलाफ हो गए तो वो आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गठबंधन कर लिया उन्होंने 1916 में। ठीक है। और यह गठबंधन लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ, जो गठबंधन हुआ, वो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया होम रूल लीग। अगला प्रमुख बिंदु है होम रूल लीग आंदोलन। 1916 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ भारत में। ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रारंभ किया था, वहाँ पे इन्होंने शुरू किया था, वहाँ पे स्थापना की थी। और एक और थे जिन्होंने महाराष्ट्र, पुणे, ठीक है, इन सब एरिया में इसका होम रूल लीग का प्रचार किया। वो थे बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक, पुणे के एरिया को कवर किया था होम रूल लीग के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होम रूल लीग का, हो गया। यही एनी बेसेंट का बताया गया है। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का सचिव बनाया। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना भारत में 2 जगहों पर हुई। पहला बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है। उन्होंने कब किया था? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल में किया था। ठीक है। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे? महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरिया में किया था। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु के एरिया, यानी कि चेन्नई और तमिलनाडु के क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना की। अब
इन्हीवेशन की जो होम रूल लीग की सभा थी उसके सचिव बने जॉर्ज अरुडेल। उस सभा के सचिव जॉर्ज अरुडेल को बनाया गया। ठीक है। अब अगला मुख्य बिंदु है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 1917 में अगस्त घोषणा पढ़ी गई थी। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में, ठीक है, मॉन्टेग्यू नाम की एक व्यक्ति थे जो भारत के सचिव थे। या फिर उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक घोषणा पढ़ी जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट, इसी एक्ट के चलते जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। इस एक्ट को एक नाम दिया गया था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। ठीक है, इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। चलिए देखिए इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। तो अंग्रेज सरकार चाहे जिसको पकड़ ले, जिसको चाहे, ठीक है, उसको जेल में बंद कर दे, उस पर मुकदमा भी ना चले, बस वो वैसे पड़ा रहे उसी में। ठीक है, यह जनता के सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष क्या था, कुठाराघात था। जनता की स्वतंत्रता को बंदी बनाने के लिए, जनता की स्वतंत्रता छीनने के लिए ये बहुत बड़ा प्रहार था अंग्रेज सरकार की तरफ से। अब इसी एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा इकट्ठी की गई थी। ठीक है, जिस पर गोली चला दी गई जनरल डायर द्वारा। वो बहुत दुखद घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया है। ठीक, और इसे काला अधिनियम भी कहा गया है रॉलेट एक्ट को। आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया है रॉलेट एक्ट को। ठीक, आदि नामों से इसको जाना जाता है। पहला क्या कहा गया इसको? पहले कहा गया कि यह रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। फिर काला अधिनियम भी इसे कहा गया रॉलेट एक्ट को। और क्या कहा गया? आतंकवादी अपराध अधिनियम भी रॉलेट एक्ट को कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी एक्ट के दौरान हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता यानी कि अंग्रेज सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। जब इन दो नेताओं को, पंजाब के इन दो लोकप्रिय नेताओं को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, जब अंग्रेज सरकार ने इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, तब पंजाब में इन्हीं के रिहाई के लिए एक सभा जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, ठीक, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक, इन्हीं की रिहाई के विरोध में, ठीक है, इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जलियांवाला बाग में आने का जाने का एक ही रास्ता था, एक ही गेट था वो, और बाकी चारों तरफ से वो बंद था। तो उसी गेट पर जो निकासी का रास्ता था, उसी गेट पर खड़े हो गए जनरल डायर और गोली चलवा दी। बूढ़े बच्चे सब मारे गए बेचारे। उसके बाद एक बंदा आता है। उसके बाद तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, उनकी हत्या 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने, वही पंजाब के रहने वाले थे, सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक सभा को जो संबोधित कर रहे थे, ठीक है, जनरल डायर, वहीं पे जाकर उन्होंने उसको गोली मार दी थी। 1940 ईस्वी में सरदार उधम सिंह द्वारा जनरल डायर को गोली मार दी गई थी, ठीक है। अब कितने साल बाद? 1919 माइनस कर दीजिए, ये होगा 1, ये हुआ 2, 21, ठीक है। तो 21 साल बाद, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के 21 साल बाद उधम सिंह ने लंदन में जाकर, ठीक है, लंदन में जाकर जो कि एक सभा को संबोधित कर रहे थे जनरल डायर, वहीं पर सबके सामने, सार्वजनिक सबके सामने गोली मार दी, उनको गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रमुख बिंदु है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सिपाहियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया, ठीक है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हुई? एक हो गई। किस समझौते में? लखनऊ समझौते में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, जो पीछे मैंने बताया आपको। फिर इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, ठीक है।
ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों के साथ जो उन लोगों ने अत्याचार किए थे, मुसलमानों पर जो दुर्व्यवहार किए थे, उसके खिलाफ मुसलमानों ने एक कमेटी की स्थापना की, जिसका नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, किस आंदोलन में? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना कब की गई? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, अगली क्या है? असहयोग आंदोलन। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, मतलब कलकत्ता अधिवेशन के 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इन्हीं की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अब हुआ क्या? इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, ठीक है, और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया शिक्षकों ने, ठीक है, विद्यार्थियों ने, और न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया किसने? वकीलों ने। ठीक है, और गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अपनी केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी थी। ठीक, ये इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन में केसरी हिंद की उपाधि, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में किया था। ठीक, और इनको ये उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ये लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप भी अंग्रेज़ों की तरफ से भाग लीजिए, तब उनको ये उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी, जिसको उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। फिर फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। ठीक, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई, परंतु उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उन्होंने योजना बनाई। उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। जब उन्होंने योजना बनाई कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे 1922 में, ठीक है, तो अभी योजना उन्होंने बनाई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, ठीक है, आंदोलनकारियों ने, मतलब जो आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वालों से कुपित होकर उनको थाने में ही जिंदा जला दिया, जिसमें 22 जवान मारे गए। अब इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अभी असहयोग आंदोलन चल रहा था और वो
सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब ये चौरी चौरा का कांड हुआ, चौरी चौरा का कांड हुआ कब, 1922 में। ठीक है, जिसमें 22 जवान मारे गए। ठीक, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने कुपित होकर 12 फरवरी 1922 को अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। ठीक, जब जैसे ही, अब देखिए, जैसे ही असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के वापस लेते ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, आगे क्या हो गया, अगला मुख्य बिंदु है साइमन कमीशन। अगला मुख्य बिंदु है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ब्रिटिश सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग की स्थापना की जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। ठीक है, अब इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या यहाँ के लोगों को अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उनका स्वरूप क्या हो। अब इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि ये सर्च करें, ये जानकारी प्राप्त करें कि इनको क्या अधिक संवैधानिक अधिकार दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो किस स्वरूप में। ठीक है, इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों ब्रिटेन के थे। ठीक है, जिसके कारण इसका खूब भारत में विरोध हुआ, क्योंकि इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था। ठीक है, आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने लाठियां खाई। मतलब ये लोग आंदोलन कर रहे थे लखनऊ में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने लाठियां खाई, मतलब उन पर लाठी चार्ज करवाया गया। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 को मृत्यु हो गई। अब लाला लाजपत राय लाहौर में इस कमीशन का विरोध कर रहे थे, वहाँ पर भी लाठी चार्ज हुई, जिसमें लाला लाजपत राय को गहरी चोट लगी और 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। अब साइमन कमीशन से पहले एक और घटना हुई थी, वो थी स्वराज पार्टी की स्थापना। जब गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने, जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन ख़त्म किया फरवरी में, 10 मार्च को उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1922 में। तब 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और केलकर, यानी कि NC केलकर, इन तीनों ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और NC केलकर ने मिलकर, जिसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष थे। ठीक, अब इस पार्टी का उद्देश्य ये था गठन करने का कि ये चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, विधानसभा में जाएंगे। ठीक,
अंग्रेजों के विधानसभा में जाएंगे और अपनी मांग करेंगे, न मांग होने पर विरोध करेंगे उसका। ठीक है, इस पार्टी का गठन करने का ये उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज की अंतिम लक्ष्य माना गया। अब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 ईस्वी में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। यह भी निश्चित किया गया, इस अधिवेशन में यह भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक, इस अधिवेशन में ये भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दो चीज़ों की मांग की गई। एक, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दूसरा ये कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगला मुख्य बिंदु है दांडी मार्च। दांडी मार्च, इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अब महात्मा गांधी अपने 28 अनुयायियों के साथ गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च को दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, दांडी के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। अब और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी से चले और दांडी के लिए चले अपने साबरमती आश्रम से, और अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने चलना प्रारंभ किया। फिर 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक आंदोलन तोड़ा। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक आंदोलन को सांकेतिक रूप से तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब महात्मा गांधी की इस मार्च को दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस जी ने नेपोलियन का पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च के नाम दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जिन्होंने गांधी जी के इस मार्च को नेपोलियन द्वारा किए गए पेरिस मार्च और मुसोलिनी द्वारा किए गए रोम मार्च से तुलना की। इसके बाद 15 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दांडी मार्च के बाद 15 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए आगे, उनको खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रमुख बिंदु है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 नवंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया। उसके बाद क्या हुआ? इसमें पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा दिया। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप फीका साबित हुआ, यानी कि असफल हो गया। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। ठीक है, अब इस गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस ने अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए राजी हो गए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और इस समझौते को सरोजिनी नायडू द्वारा 2 महात्माओं का समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला मुख्य बिंदु है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसके लिए गांधी जी राजी हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जब वो वापस आए भारत, तो उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु है सांप्रदायिक पंचाट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने। आइए, तो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ चुके थे। अब सांप्रदायिक पंचाट से हम शुरू करेंगे। सांप्रदायिक पंचाट 1932 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्ग पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 16 दिसंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। भैया, जब मुस्लिम गवर्नमेंट अंग्रेज सरकार ने
आरक्षण यानी कि जो सांप्रदायिक जो छूट दिया जाता था वो पहले मुसलमानों पर था, तो 1932 में ये दलितों पर भी लागू किया गया कि इनको भी कुछ सांप्रदायिक छूट दी जाएगी। ठीक है, तो अब गांधी जी ने जेल में गांधी जी उस समय जेल में थे 1932 में, तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन में यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन पश्चात 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पूना समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, 25 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी के प्रयासों के फलस्वरूप दलित नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, एक समझौता हुआ। अब इन दोनों के बीच का समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। इसको यही है समझौता। अगला पूना पैक्ट या पूना समझौता। चलिए, पूना समझौता 25 दिसंबर 1932। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 25 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया, संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया, साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है, तो इस समझौते में भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी से जो समझौता किया उसमें इन्होंने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया, यानी कि इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो मांग किया था उन्होंने उसको वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। संयुक्त निर्वाचन मतलब सबके साथ निर्वाचित करना, मतलब वोट देने के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। इससे पहले क्या था कि इन्होंने पृथक निर्वाचन यानी कि जैसे उनका अलग वोट पड़े, ठीक है, अलग प्रतिनिधित्व हो हरिजनों का, उसको वापस लेकर उन्होंने संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित मतलब आरक्षण जो हरिजनों का आरक्षण था वो 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया। पहले उन्होंने 75 स्थानों पर अपने आप को सुरक्षित रखना मतलब अपना आरक्षण जाहिर किया था, बट अब उसको बढ़ाकर उन्हें 148 चीज़ों में अपने हरिजन समाज को सुरक्षित करने का मतलब मांग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में ही हुआ। 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप फीका साबित हुआ। ठीक, अब कांग्रेस ने बस एक सम्मेलन में भाग लिया, वो भी द्वितीय सम्मेलन में। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद बाकी किसी भी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अगला बिंदु है क्रांतिकारी गतिविधियाँ।
क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। 1924 ईस्वी में, अक्टूबर 1924 ईस्वी में, ठीक है, सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से चार लोगों ने एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। ठीक है, जिसको शॉर्ट में HRA भी कहा जाता है। इस संस्था HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ हजारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है। 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, HRA ने लखनऊ सहारनपुर के मार्ग में एक काकोरी नामक स्थान आता है, वहाँ पर सरकारी खजाने को लूट लिया। अंग्रेज़ों के सरकारी खजाने को लूट लिया। ठीक है, जो घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अब अगला है सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी। ओह माय गॉड। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इस कांड के लिए, काकोरी कांड के लिए, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी, चोरी के लिए फांसी दे दी। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। ठीक, वो क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कब? 1924 ईस्वी में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई? 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अब इसमें क्या हुआ, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स
कि 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधि थी। अब जो 1928 में 1928 में जो लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज की वजह से मृत्यु हुई थी, ठीक है, उस समय एक सहायक अधीक्षक थे, कौन? सैंडर्स, ठीक है, लाहौर अधिवेशन पे, ठीक है, सैंडर्स थे सहायक पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, इन तीनों ने क्या किया? सैंडर्स को गोली मार दी, सैंडर्स की हत्या कर दी, गोली मार दी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने पर विवश करना था। इनके काम करने का तरीका एकदम अलग था, ठीक है। हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के काम करने का तरीका बहुत अलग था। पहले तो इन्होंने क्या किया? सैंडर्स की हत्या कर दी। पहले इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। 1928 में जो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, ठीक, उसमें लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स थे, ठीक। तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जाकर, विधानमंडल में जाकर बम फेंक दिया, खाली स्थान पे बम फेंका, ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि सरकार उनकी बात सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका तो उस समय अपनी आवाज़ सुनाई और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। मतलब जो कहना चाहते तो उन्होंने सरकार से कहा और खुद को सरकार के अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, ठीक। अब आगे क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अब इस पार्टी के, इस कमेटी के एकमात्र सदस्य कौन बचे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के बाद बस चंद्रशेखर आज़ाद जी बचे, जिन्होंने 17 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में खुद को गोली मार ली, या कई शहीद हो गए थे, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक। चलिए, इलाहाबाद में आज़ाद पार्क है, वहीं पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। इनकी कहानियाँ तो सभी जानते हैं।
अगली है पाकिस्तान की मांग। अगला पॉइंट है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। मुसलमानों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। ठीक है, अब ये पाकिस्तान नाम किसकी? चौधरी रहमत अली द्वारा यह पाकिस्तान नाम दिया गया कि जो हमारा मतलब मुस्लिम राष्ट्र जो अलग होगा भारत से, उसका नाम पाकिस्तान होगा। ठीक है, आगे। सबसे पहले इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव दिया था। इससे भी पहले 1940 मतलब 10 साल पहले, ठीक, 1930 में इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव दिया था। आगे देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, अगला मुख्य बिंदु है क्या? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। 1942 ईस्वी में जापानी फौजों के रंगून पर कब्जा कर लेने से भारत की सीमाओं पर सीधा खतरा पैदा हो गया। 1942 में जब जापानी फौज ने रंगून पर कब्जा कर लिया तो भारत की सीमा पर सीधा खतरा आ गया। अब ब्रिटेन ने भारत का युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के मसवीदे के साथ भारत भेजा। मतलब जब भारत की सीमा पर खतरा मंडराने लगा जापान का, तो ब्रिटेन ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो यहाँ के लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित करता या उन्हें सिखाता। ठीक है, अब आगे क्रिप्स प्रस्ताव, वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। क्या है आइए देखते हैं। प्रमुख सिफारिशें: युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। अब क्रिप्स प्रस्ताव की पहली सिफारिश थी कि युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाए जापान और भारत के बीच में जो है, ठीक, एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। उसके बाद उसकी दूसरी सिफारिश थी युद्ध के पश्चात प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निचले सदनों द्वारा
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ये दो मुख्य उसकी सिफारिश थी कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक पूर्व उपनिवेश संघ का गठन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा युद्ध के बाद एक समिति की गठन की जाएगी, एक परिषद का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगा, भारत के संविधान का निर्माण करेगा। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था। यह महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था। पोस्ट ऑफ डेट जियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अब इसमें मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, क्या कहा था? जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी में थोड़ा सा जोड़ दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। चलिए आगे बढ़ें। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव भी 1942 में ही आया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। जब कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, तब कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेज वापस जाओ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधी जी ने लोगों को कहा कि करो या मरो। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया जो क्या था? करो या मरो। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश की इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन
भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। अब उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा जिसके तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और वहाँ की जो समस्याएं उनको दूर किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक, ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अब 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, क्या थी पहले रिपोर्ट इसकी? क्या थी? एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। इस संघ वैदेशिक रक्षा तथा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। अब इस मिशन का पहला बिंदु ये था कि एक संघ, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जो देशी राज्य व विदेशी ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे, मतलब भारत का और ब्रिटिश का एरिया सम्मिलित होगा। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही गई। उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक, शिष्टमंडल जो शिक्षित लोग थे उन्होंने पाकिस्तान की मांग जो हुई थी उसको स्वीकार नहीं किया। फिर जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, इलेक्शन। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग को 389 सदस्यीय संविधान सभा में केवल कुछ सीटें ही मिली। संविधान सभा की कुल 389 सीटें थी, जिसमें से मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया, मनाया। इसके बाद आती है मॉन्टेगू घोषणा। माउंटबेटन योजना, माफी चाहते हैं, लगातार 1 घंटे से बोल रहे हैं भाई। माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। हमें स्वतंत्रता मिली 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए, जो कि लास्ट अंग्रेजी गवर्नर कौन थे उस समय? माउंटबेटन वायसराय थे। ठीक है,
22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश संसद में, ठीक, जिसे 18 जुलाई को मान्यता मिली 1947 में। 18 जुलाई 1947 को मान्यता मिली, स्वीकृति मिली। अब प्रमुख प्रावधान पहला क्या है? भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और दोनों अधिराज्य अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। अब जब ये ब्रिटिश के संविधान सभा में, संसद में माउंटबेटन की भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जब पारित किया गया, उसको स्वीकृति मिली, तो वहाँ से आदेश आया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों को स्वतंत्र किया जाएगा जो अपने अपने संविधान सभा का गठन करेंगे। फिर माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। अब भारत में माउंटबेटन की योजना को स्वीकार करके भारत को 2 भागों में डिवाइड करने की योजना प्रारंभ हो गई, तैयारी प्रारंभ हो गई। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ठीक है, इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र स्वतंत्र हुए, 2 राष्ट्र बने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। बस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये मुख्य बिंदु थे। अगर बीच में कहीं हमसे त्रुटि हुई हो तो माफ़ करिएगा। बहुत मेहनत लगा है भाइयों इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ इस मेरे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।